नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से बाबर ने जो है भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया और किस तरीके से इस मुग़ल साम्राज्य को आगे तक बढ़ाया और बाबर के अंतिम दिन कैसे थे और किस प्रकार से जो है बाबर की मृत्यु हुई। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि बाबर का जो प्रशासन था भारत में वो किस प्रकार का था, इसका स्वरूप क्या था और किस तरीके से व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया गया। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं अपनी इस वीडियो में बाबर के प्रशासन की। देखो भाई, ये तो बात बिल्कुल सिद्ध है कि जब भी मध्यकाल में किसी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस साम्राज्य का जो स्वरूप होता था वो हमेशा सैनिक ही होता था, क्योंकि जो सैनिक शक्ति थी उसके द्वारा जो उनके विरोधी होते थे उनका दमन किया जाता था और अधिक से अधिक प्रदेशों को जो है अपने काबू में यानी अपने अंडर में, अपने अधिकार क्षेत्र में उसको लेने की कोशिश की जाती थी। और यही बाबर का भी स्वरूप रहा था, अर्थात बाबर का जो प्रशासन था शुरू में उसका भी यही स्वरूप था, यानी एक सैनिक शासन की तरह। बाबर का जो प्रशासन था वो केंद्रीकरण की नीति पर आधारित था, अर्थात सारी जो पावर थी वो बाबर में निहित थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बाबर के प्रशासन में जो सबसे पहला पद आता है वो आता है वजीर का, यानी वजीर सबसे उच्च पद हुआ करता था। और बाबर ने ये जो पद दिया वो दिया निज़ामुद्दीन खलीफा को। ये बात नोट करना आप लोग कि बाबर ने जो वजीर का पद दिया वो दिया निज़ामुद्दीन खलीफा को, यानी निज़ामुद्दीन खलीफा इस पद पर नियुक्त किए गए और ये निज़ामुद्दीन खलीफा बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। इसी कारण बाबर ने उसे शाही भाग्य का प्रमुख स्तंभ बताया। इस बात को ध्यान देना, इसको नोट करना कि बाबर ने उसे शाही भाग्य का प्रमुख स्तंभ कहकर सम्मानित किया था। किसको? निजामुद्दीन खलीफा को। इस संदर्भ में जो एक प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी बताते हैं, यानी उनकी अगर बात पर यकीन किया जाए, उनकी बात मानी जाए तो क्या कहते हैं कि जो निजामुद्दीन खलीफा थे, निजामुद्दीन खलीफा बाबर के प्रशासन के वित्तीय और राजनीतिक विभाग का अध्यक्ष था। ये त्रिपाठी साहब बताते हैं। प्रशासन में उसका वही स्थान होता था जो दिल्ली सल्तनत काल में वजीर का स्थान था। तो उसके संबंध में जो वर्णन मिलता है उससे ये पता चलता है कि उसे दीवानी तथा सैनिक दोनों ही कार्य संपन्न करने पड़ते थे। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी ये यहाँ तक की। और इस प्रकार से ये अपने स्वामी यानी अपने राजा, अपने महाराजा, जो भी कह सकते हो आप, की सहायता में और साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण करने में इतना व्यस्त रहता था कि ये दीवाने विजारत के किसी अन्य कार्यों पर ध्यान ही नहीं दे सका। तो केंद्रीय प्रशासन में वजीर के पश्चात दूसरा जो प्रभावशाली व्यक्ति था वो था बख्शी। दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति कौन था? बख्शी होता था, जो सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। और उसके जो कार्य थे वो मुख्य रूप से वही थे जो अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी संपन्न करता था। और इनका सभी सैनिकों पर पूरा प्रभाव हुआ करता था, सिर्फ तोप खाने को छोड़कर, क्योंकि जो तोप खाना था वो दरोगाए तोप खाने के अधीन हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये जो दो अधिकारी थे, इन दो अधिकारियों के पश्चात जो केंद्रीय प्रशासन में अगला पद आता है वो आता है सद्र और काजी। ये जो सद्र और काजी होते थे वो न्याय विभाग और धार्मिक विभाग की देखरेख किया करते थे। अब मैं एक बात आपको और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो इनकी प्रशासन की इकाई हुआ करती थी, यानी जो बाकी छोटे छोटे प्रदेश इनके होते थे, उसके बारे में बहुत विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि
इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और एक स्थान से दूसरे स्थान भिन्न भिन्न हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि हर जगह एक जैसी ही व्यवस्था रही हो। भारत के बाहर जो बाबर का एरिया था, यानी जहाँ उसका शासन चलता था, उसमें बदखसा का जो शासन था वो हुमायूं को सौंपा गया। फिर मीर फ़ख अली को, हिंदाल को और उसके पश्चात मिर्ज़ा सुलेमान को वहाँ का प्रशासन सौंप दिया गया था। कामरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। उसका जो नियंत्रण था वो पश्चिम उत्तर सीमावर्ती प्रदेशों तक भी था, यानी जो नियंत्रण था वो कहाँ तक था, पश्चिम उत्तर सीमावर्ती प्रदेशों पर भी उसका नियंत्रण होता था। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, सियालकोट, दीपालपुर, सरहिंद और हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। अब इसमें एक बात और आप ध्यान देना कि हिसार फिरोजा से लेकर बलिया में खारिज तक के जो प्रदेश थे और बयाना, चंदेरी और ग्वालियर तक के जो प्रदेश थे, बाबर ने वहाँ एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की, जो बाबर की सैनिक और दीवानी आवश्यकताओं को पूर्ति करती थी। तो ये था बाबर के प्रशासन का जो मैंने आपको बताया, ये अभी आधा अधूरा है। मेरी दूसरी वीडियो में मैं बाबर की आगे की प्रशासन व्यवस्था को बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं रोकता हूं। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मेरा ज़रूर आप देखना, क्योंकि तभी ये पूरी प्रशासन व्यवस्था समझ में आएगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इंतज़ार कीजिए बाबर के प्रशासन पार्ट 2 का।